हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एजेस अकेडमी में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, है ना। तो दोस्तों आज एक दिन बाद मिल रहे हैं, मतलब कल हमने यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाली थी। कल संडे था, एक्चुअली कुछ काम था हमको, है ना। तो संडे को बहुत सारा काम रहता है, जैसे कपड़े वपड़े भी धोना रहता है अपने, है ना। तो उसी वजह से क्या हुआ कि और दूसरे भी काम थे कुछ मेरे पढ़ाई से रिलेटेड, तो उसी वजह से मैंने कल वीडियो नहीं डाली। बट आज हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग पिछली क्लासेस में क्या पढ़ रहे थे उसी से रिलेटेड हम लोग आगे उसमें बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे नए जुड़े हों उनको क्या करना है कि आप बस मेरे वीडियो पे रुक के आपको देखना है, पूरा वीडियो देखना है, ताकि आपको एनालाइज हो कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को लगे। और वैसे मैं 100% आपको श्योर कर सकता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी ही लगेंगी, आपको समझ में आएंगी। ज्योग्राफी आपको मैंने पहले ही बता रखा कि पढ़ाना नहीं है, यहाँ सीखना है। ज्योग्राफी पूरे मैप पे ही करेंगे, कवर करते हैं मैप ज्योग्राफी, ठीक है दोस्तों। तो इसी क्रम में कि हाँ, जो भी हैं, अगर जिनको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, जिन्होंने अभी तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ना किया हो या जो भी हैं चीज़ें हैं ना, तो आप उनको सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर भी करें दोस्तों, ताकि दूसरे लोगों को और भी जोड़े, ताकि हम और भी चीज़ें सोच रहे हैं आगे करने के लिए आप लोगों के लिए और अच्छा। देखिए अभी ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, अभी ज्योग्राफी आपको समझ, इसके बाद हम और भी सब्जेक्ट लाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए चाहिए आपका सपोर्ट, है ना, ठीक है दोस्तों। तो और ये आपको मैं बता दूं, जो भी चीज़ें हम करेंगे उसको होल कवर करेंगे, मतलब छोड़ेंगे नहीं बीच में कहीं पे। जैसे अब हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी शुरू किया, मैं पहले ही क्लास से मैं कहता आ रहा हूँ कि ज्योग्राफी को जब तक हम लोग पूरा खत्म नहीं कर देंगे तब तक दूसरा कोई सब्जेक्ट उठाएंगे नहीं, ठीक है दोस्तों, ताकि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड फिर आपको कहीं पे भटकना ना पड़े, ताकि, है ना। तो ये चीज़ हमारा, ये मेन मोटिव है मेरा कि आप लोगों को पूरी संपूर्ण जानकारी मिले किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो मैं अभी ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, अभी इंडियन ज्योग्राफी, तो इंडियन ज्योग्राफी रिलेटेड आपको पूरी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं इसी साथ, ठीक है ना, शुरुआत करते हैं। तो देखिए हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लेते दोस्तों। मैं इसको बार बार लिखने का पर्पज़ मेरा यही होता है कि आप लोग भी इसको जान ले कि डिवीज़न कैसे किया जाता है इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है। तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं। हमने उसको दो पार्ट में, इंडियन पॉलिटिकल में बांटा था दोस्तों, ठीक है ना। अभी तक जो पुराने बच्चे हैं जो रेगुलर मेरे अगर क्लास देख रहे हैं तो उनको समझ में आ गया होगा इंडियन पॉलिटिकल में, उनको ये चीज़ बनाना आ गया होगा, उनको, है ना, दिमाग में बन रहा होगा। इंडियन फिजिकल, इसी को हमने इंडियन फिजियोग्राफी भी बोला था। शब्द जो होता है फिजियोग्राफी, मेन जो सही चीज़ होती है उसको अगर मैं डिनोट करूँ तो फिजियोग्राफी होता है ना। मैंने बता रखा है पहले ही क्लास में, जब इंडियन फिजिकल शुरू किया तब मैंने बता रखा कि फिजियोग्राफी किससे बना है, किस शब्द से। फिर मैंने इसमें बताया कि हम लोगों ने क्या पढ़ना है इसमें, जैसे 28 राज्य हम बताते हैं इसमें पढ़ना होता है हम लोगों को दोस्तों। फिर और जो भी यूनियन टेरिटरी हैं वो पढ़ना होता है, और अदर फैक्ट, जैसे इसकी दक्षिण से पश्चिम, मतलब उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ते हैं, अदर फैक्ट, है ना। और इंडियन फिजिकल में हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग ने इंडियन फिजिकल को 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। पहला अगर हम बात करें तो देखो दोस्तों हिमालय होगा, और ये बिल्कुल भी नहीं समझना है कि यहाँ पे हिंदी इंग्लिश, मतलब इंग्लिश डोमिनेंट है, हिंदी ही हम लोग पढ़ते हैं, हिंदी में ज़्यादातर शब्द यूज़ करते हैं, लिखते भी मैं हिंदी में। बट यहाँ पे जैसे कि अभी हिमालय है तो हिमालय का नाम तो हिमालय ही रहेगा ना, चाहे हिंदी बोलो चाहे इंग्लिश बोलो दोस्तों, ठीक है। अब इंडियन फिजिकोग्राफी यानी भारत का भौगोलिक संरचना के आधार पर भारत को क्या 5 पार्ट में बांटा जाता है। आप लोग जब मेरी चौथी क्लास देखेंगे तब आपको ये चीज़ जो मैं अभी ये बता रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगी। और मैं हाँ दोस्तों इसकी आप लोग को एक सूचित कर दूं कि मैंने प्लेलिस्ट बना दी है आप लोगों की, ताकि आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर सारी, मतलब जो भी क्लासेस मैं अभी तक कराऊँ 15 या 16, आपको एकदम सीक्वेंस में मिल जाएंगी, आपको एक एक करके देख लेना उनको, ठीक है दोस्तों। तो हिमालय हो गया। इसके बाद जैसे अगर मैं बात करूँ तो फिर मैंने पढ़ाया था नॉर्थ इंडियन प्लेन यानी उत्तर भारत का मैदान, ठीक है दोस्तों। ये सब हिंदी में मैंने लिखा रखा है बट यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, नॉर्थ इंडियन प्लेन, ठीक है दोस्तों। मैं छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ अभी क्योंकि कवर करना है यहाँ पे चीज़ें। फिर मैंने बताया था यहाँ पे क्या पढ़ाया था दोस्तों, इंडियन पेनिनसुला, जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है, इंडियन पेनिनसुला यानी भारतीय प्रायद्वीप, ठीक दोस्तों। फिर इसके बाद जैसे मैं अगर इस पर बात करूँ तो फिर मैंने इसमें कोस्टल प्लेन बढ़ाया था दोस्तों, कोस्टल प्लेन, ठीक। फिर मैंने इसमें आइलैंड्स पढ़ाए थे। तो अगर मैं देखूँ दोस्तों बात करूँ तो अगर आइलैंड्स, द्वीप समूह, इतना ये सब चीज़ें हम लोगों ने, मतलब जैसे कि हम बात करें अगर तो जैसे कि हिमालय, तो हिमालय हम लोग का दोस्तों कवर हो चुका है। नॉर्थ इंडियन प्लेन हम लोग कर चुके हैं दोस्तों, कोस्टल प्लेन हम लोग कर चुके हैं, आइलैंड कर चुके हैं। ये सारी चीज़ हम लोग दोस्तों इतना डिटेल में कर चुके हैं कि आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना बुक्स की कोई नीड पड़ेगी इनको पढ़ने के लिए। देखो मैं, अगर आपने देखा होगा तो मैंने आइलैंड 3 क्लासेस में कवर किया और भी लगभग 40-40 मिनट की क्लासेस हैं, है ना।
तो मैंने इसमें इतनी जानकारी आपको दे दी कि किसी भी बुक से आपको कहीं भी कुछ, बस मेरे नोट्स जो भी हैं जब भी पढ़ें आप रिवीजन कर लें, बस सफिशिएंट है। जो भी टॉपिक हम लोगों ने बहुत डिटेल्स इसमें कर लिया दोस्तों। हमारा ये चल रहा था, इंडियन प्लेन चल रहा था दोस्तों, है ना, इंडियन पेनिनसुला चल रहा था। तो देखिए हम इसको हमने जब इंडियन, आप शुरू करते हैं हम लोग इंडियन पेनिनसुला, अपने टॉपिक पे आते हैं आज। तो जैसा कि हमने बता रखा है कि इंडियन पेनिनसुला को फिर अगेन हम लोगों ने क्या किया था दोस्तों, मतलब दोबारा हमने इसको 2 भागों में बांटा था। मतलब इंडियन पेनिनसुला इसको हम लोगों ने पार्ट बांट के पढ़ा था, है ना। ये पढ़ने का अक्सर दोस्तों तरीका होता है, हर चीज़ को अगर आप डिवाइड करके पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ें मतलब लेंदी नहीं लगेंगी, आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप समझ लेंगे, है ना। और जब आप एक ही में मिक्सिंग करके पढ़ते हैं तो आपको कुछ अजीब मतलब याद नहीं होते, मतलब चीज़ें समझ में नहीं आती क्या कैसे हो रहा है, तो उनको बांट के कर पड़े ज़्यादा। तो हम वही सारी चीज़ें कर रहे हैं आपके साथ में। जैसे कि हमने इंडियन क्या है, अगर मैं हिंदी बोलूँ तो भारतीय प्रायद्वीप दोस्तों क्या होता है, भारतीय प्रायद्वीप। मैंने ये सब चीज़ें आपको पिछली 2 क्लास करा दी हैं, उसमें 2 क्लासों में आपको जो मैंने करा रखा है आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जहाँ पे मैं कुछ बस बोलूँ का नहीं, बस खाली मैं डिवीजन करके आपको बता देता हूँ। क्या हम लोग इसका 2 पार्टों में डिवीज़न किया था। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो पहला मैंने बोला था प्रायद्वीपीय पठार मैंने पढ़ा था, है ना। मैंने इसको 2 पार्ट में बांटा था, प्रायद्वीपीय पठार दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार, और दूसरा प्रायद्वीपीय पर्वत, ठीक है ना। प्रायद्वीप के भी अंदर हम लोग कुछ पठार पढ़ते हैं। जैसे अगर पठार का बात करें तो अगर आप लोगों ने सुना होगा कभी मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, मेघालय का पठार, ये सारे पठार के आपने नाम सुने ना। तो ये जो है इसके अंदर आते, इसको डिवीजन करते। फिर इसी में आपने कभी अलावली पर्वत पढ़ा होगा, विंध्याचल पर्वत का नाम सुना होगा, सतपुड़ा पर्वत का नाम सुना होगा, अन्नामलाई पर्वत का, कलसूबाई। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पर्वत हैं, तो ये इसमें ये प्रायद्वीपीय पर्वत में पढ़ते हैं, ठीक दोस्तों। ये प्रायद्वीपीय पर्वत के अंदर ये चीज़। तो इसी तरीके से अब पेनिनसुला में 2 चीज़ें आ जाती हैं, पठार और पर्वत दोनों। तो हमने इसलिए इसको डिवाइड कर लिया था। इसकी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, जो मैंने अभी नाम बताया, जैसे मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, या बघेलखंड का पठार है, या छोटा नागपुर का पठार, जितने भी इसमें पठार थे ये हम लोगों ने पिछली क्लासेस में 2 पिछली क्लासेस में बहुत डिटेल से इनको पढ़ा है। कहाँ पे है पोजीशन, कैसे बने हैं, इनका निर्माण किस चीज़ से हुआ, ये सारी चीज़ें दोस्तों हमने इस पे पढ़ा है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से हैं जो क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने वहाँ पे आपको लोगों को एक क्वेश्चन भी करा के दिखाया था कि क्वेश्चन कैसे बनेगा इसका। तो आपको मैं ये पढ़ा चुका हूँ, इसमें हम लोग शुरू करेंगे आज, ठीक है ना दोस्तों। मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, मैंने बोल दिया है। जब आप पिछली क्लासेस देखेंगे तो दोस्तों उसमें मिल जाएगी आपको। फिर देखिए दोस्तों क्या है कि जैसे हम लोग इसमें पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय है ना, प्रायद्वीपीय पर्वत, मैंने मतलब पेनिनसुलर माउंटेन्स जिनको इंग्लिश में बोलते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं तो मैंने पहले बताया था जैसे हम लोग इसमें पढ़ेंगे अरावली पर्वत, ठीक है दोस्तों। मैंने बताया था इसमें, मैंने डिवीज़न पहले भी बता रखा है। जैसे कि अगर बात करें तो इसमें बता कि जैसे अरावली पर्वत पढ़ते हैं। फिर इसमें दोस्तों देखें अगर तो क्या पढ़ते हैं, विंध्याचल पर्वत पढ़ते हैं दोस्तों। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, विंध्याचल पर्वत पढ़ते हैं, है ना दोस्तों। फिर इसके बाद जैसे अगर हम बोले तो क्या पढ़ते हैं इसको दोस्तों, विंध्याचल पर्वत के बाद फिर जैसे कि अगर हम बात करें सतपुड़ा पढ़ते हैं इसमें, सतपुड़ा पर्वत, ठीक दोस्तों। कौन सी चीज़ें, सतपुड़ा पर्वत। फिर इसी में अगर मैं बात करूं तो सतपुड़ा पर्वत के बाद जैसे कि अगर क्या होगा इसके बाद, जैसे पश्चिमी घाट, क्या दोस्तों, पश्चिमी घाट, सब डिवीज़न करके रखा है मैंने। फिर पूर्वी घाट, ठीक दोस्तों, पूर्वी घाट। तो ये इतनी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। और भी चीज़ें हैं जैसे कि और भी हैं, उनको हम लोग देखिए जो और चीज़ें जो इसमें बची हुई जो इम्पोर्टेंट, जैसे अनाईमुडी का मैंने बना, नीलगिरी पर्वत का नाम बोला। ये जो चीज़ें हैं हम लोग एक अलग क्लास इनको रखें, क्योंकि ये इनसे क्वेश्चन थोड़ा हट के आता है। जिस पैटर्न में क्वेश्चन आता है दोस्तों उसी पैटर्न में हम उसको पढ़ेंगे, क्योंकि नीलगिरी पर्वत में जैसा कुछ क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग उसको देखिए यहाँ ना पढ़ाने का, देखो मैंने जहाँ पे लिखाया है कि ये पढ़ना है, बट यहाँ पे मैं इनको यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ पे इनको थोड़ा हट के उनको पढ़ाऊंगा। वहाँ पे कब पढ़ाऊंगा, जब हम उसको एक दूसरी हेडिंग नाम देंगे। क्या नाम देंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण पर्वत चोटियाँ। जब वो हेडिंग से हम लोग उससे पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जैसे राजस्थान में कुछ चोटियाँ रह जाएंगी, या गुजरात में कुछ होंगी, जो महाराष्ट्र की कुछ हैं। अभी महाराष्ट्र में देखो जैसे कि हम बात करें तो विंध्याचल और सतपुड़ा ये दोनों महाराष्ट्र में ही हैं। महाराष्ट्र गुजरात दोनों है ना, मतलब महाराष्ट्र में ये गुजरात भी कवर करता है, ये तो महाराष्ट्र में फैला है। तो इनके अलावा भी सतपुड़ा और विंध्याचल के अलावा भी और हैं, जैसे कलसूबाई बात करते हैं, जैसे अजंता है, बालाघाट है ना। तो ये सारी पहाड़ियाँ हैं। अब इनके बारे में डिटेल तो हमको पढ़ना नहीं है, बस इनका क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं उस क्रम में पढ़ेंगे, तो जब उसको अलग से पढ़ना है इसीलिए दोस्तों, ठीक दोस्तों। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं अरावली पर्वत से।
पहले तो हम लोग क्या काम करते हैं कि पहले हम लोग इसकी पोजीशन जानते हैं, जैसे कि हमारा एक अलग रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको पोजीशन जानते हैं कि है कहाँ पर, फिर इसके बारे में उसी पोजीशन के अकॉर्डिंग या उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग इससे पॉइंट्स निकाल के उसको लिख देते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको वहीं पर लिख लेते हैं। तो अब दोस्तों अगर मैं इसकी जैसे बात करूँ तो अगर मैं यहाँ पर हेडिंग डालता हूँ अरावली, है ना, इसका सब अरावली होता है, पहाड़ियाँ होती, ठीक है, क्योंकि देखो ये पहले पर्वत था, अब ये पहाड़ रह गया है। अभी मैं बताऊंगा क्यों अरावली पहाड़ियाँ, कई छोटी छोटी पहाड़ियों को क्रम को अरावली पर्वत बोला जाता है। तो देखो अभी मैं बताऊंगा इसको पर्वत था, इसको पहाड़ियाँ क्यों कहा जाता है। देखो अगर जैसे कि मैं मैप बनाता हूँ तो ये दोस्तों हमारा प्यारा भारत हो जाएगा, यहाँ पे बनाएंगे हम, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों हमारा प्यारा भारत यहाँ पे अगर हम बनाते हैं, ठीक दोस्तों, ये हो गया हमारा प्यारा भारत, ठीक। तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने जिन जिन की नाम लिया तो मैं पहले उनको इनका डायग्राम आपको बना देता हूँ, वो है कहाँ से कैसे फैले हुए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ अरावली पर्वत की तो वो ऐसे फैला हुआ है, यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर दिल्ली तक ऐसे फैला हुआ है लगभग पूरा, ठीक है। फिर जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैंने फिर दूसरा बताया विंध्याचल, तो विंध्याचल आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लेके ये बिहार के सासाराम तक, अभी पढ़ेंगे सब चीज़ें। फिर जैसे इसके बाद मैं बात करूँ तो यहाँ पे है सतपुड़ा दोस्तों, ठीक दोस्तों। इसके बाद मैंने पश्चिमी घाट बताया, तो पश्चिमी घाट इसी के दक्षिण से। फिर मैंने पूर्वी घाट बताया, तो पूर्वी घाट यहाँ से ऐसे, महानदी है यहाँ पे, महानदी के डेल्टा से लेकर ऐसे करके ऐसे फैला हुआ है लगभग, और ये दोनों आके यहाँ पे इस जगह पे आके मर्ज हो जाते हैं। कन्याकुमारी, ये जो है इस 40 जगह तमिलनाडु का क्या है, कन्याकुमारी दोस्तों, कन्याकुमारी, ठीक है दोस्तों। तमिलनाडु में एक जिला है कन्याकुमारी, मैंने यहाँ पे बताया भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट जब हम लोग चोटियाँ पढ़ लेते हैं। तो ये हैं, ये हमारा अरावली है दोस्तों। मैं अगर इनकी मैं आप लोग यही ऐसे करके माप बना लिया, इसको मैं अगर बात करूँ तो ये मेरा दोस्तों क्या है, अरावली। इसके बाद अगर दोस्तों मैं इसकी बात करूँ तो ये विंध्याचल है, विंध्या पर्वत है, इसको विंध्या बोलते हैं, सॉरी इसको मैं सही से लिख देता हूँ ऊपर थोड़ा बड़ा बड़ा, इसको दोस्तों बोलते हैं विंध्या YA, ठीक है। और ये दोस्तों है हम लोगों का सतपुड़ा, इसी के जस्ट नीचे वाला, तो इसको मैं बोल देता हूँ दोस्तों सतपुड़ा, ठीक है दोस्तों। और ये क्या है, वेस्टर्न घाट, क्या है दोस्तों, वेस्टर्न घाट। और ये दोस्तों क्या है, इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट, यानी पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट ये पूर्वी घाट, तो ईस्टर्न घाट, ठीक दोस्तों। तो आप लोगों को एक तो लोकेशंस पता चल गए कि ये कहाँ कहाँ पर है, कैसे हमको देखना है। तो हम लोग इससे क्रम से शुरू करते हैं, अरावली से दोस्तों, ठीक। तो एक सेकंड दोस्तों देखने की कैमरा सही चल रहा है कि नहीं, बस इतना देखना है मुझे, बाकी तो आप लोग हम लोग का सब सही चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं हम लोग अपने काम, फिर से आते हैं। तो देखो अब आते हैं हम लोग दोस्तों जैसे अरावली पर्वत में, तो अरावली हमने डाल रखा है पहले से। देखो अगर हम इसकी विस्तार की बात करें, पहली चीज़ तो हम इसका जानते हैं कि ये विस्तार इसका मतलब ये कहाँ से कहाँ तक है। पहला पॉइंट इसमें आप लोग लिखेंगे, क्या लिखना है, अब पता है ना आप लोगों को क्या करना है, हम कैसे पढ़ते हैं। हम जो यहाँ बनाएंगे आपको वो बनाना है, जो यहाँ पे मैं लिखूंगा उसको आपको लिखना है, बस उतना काम है। और वही जाके आपको घर पे रिवीजन करना है, उसका तो कुछ नहीं पढ़ना आपको ज्योग्राफी में, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम अरावली पर्वत की बात करें तो यह गुजरात से, देखो मैं लिख रहा हूँ पॉइंट, आपको लिखते चलना है, यह गुजरात से, यह गुजरात, ठीक है, थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूँ, यह गुजरात के अहमदाबाद से प्रारंभ होकर, कहाँ से दोस्तों, अहमदाबाद की, गुजरात के अहमदाबाद से प्रारंभ होकर
है ना, मतलब यहाँ से जाकर होकर ऐसे लिख दो, या गुजरात के अहमदाबाद से प्रारंभ होकर 800 किलोमीटर की लंबाई के साथ, 800 किलोमीटर की लंबाई के साथ दिल्ली के मजनू के टीला तक विस्तृत है। तो कहां से है? या गुजरात के अहमदाबाद से प्रारंभ होकर 800 किलोमीटर की लंबाई के साथ दिल्ली के मजनू के टीला तक विस्तृत है। अब देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस यहां पता होना चाहिए कि गुजरात से दिल्ली तक, आपका इतना ही पता होना चाहिए। किन 3 स्टेट दिल्ली से गुजरात के बीच में। और इसका मुख्य ज़्यादातर भाग देखें ना तो राजस्थान है, यह मुख्यतः राजस्थान में विस्तृत है, बट इसका कुछ भाग जो है वो दिल्ली गुजरात में भी है, कुछ दिल्ली तक विस्तृत है ना, ठीक है। तो ये 2 चीज़ हैं इनकी, ये देखो ये चीज़ें याद करने को उतना है, बस ये है कि आपको एक मैं क्या बताना, थोड़ा हटके पढ़ना हम लोग को, अच्छा नॉलेज होना चाहिए ताकि दूसरे के सामने हम ज्योग्राफी पढ़ने के साथ में पढ़ा सके दूसरों को, ये मोटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यह गुजरात के अहमदाबाद से प्रारंभ होकर 800 किलोमीटर की लंबाई के साथ दिल्ली के मजनू के टीला तक विस्तारित है। ये इसका पहला पॉइंट है। तो देखो यहाँ से ये गुजरात के अहमदाबाद शुरू होकर ये दिल्ली यहाँ तक विस्तारित है। एक तो इसका ये पॉइंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों आप लोगों को। अब दूसरा पॉइंट देखो क्या है। आप जानते हैं कि ये क्या है, मतलब इसका निर्माण किन चट्टानों से हुआ है ना, या कितना पुराना है। तो अभी देखो ये कितना पुराना है। यह जो है ना, ये जो पर्वत, यह भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। ये हिमालय से पहले इसका निर्माण हुआ था, और ये पहले जब अपने मूल रूप में था, ये जब अपने यंग अवस्था में जो कह लो या स्टेज या यंग स्टेज में था, तब वो ये मतलब युवा अवस्था में अगर इसकी बात कर लें तो उस समय ये क्या है, हिमालय से भी ऊंचा था, ठीक है। क्या था, हिमालय से भी ऊंचा था। बट अब ये है, अब ये बहुत छोटा रह गया है ना। इसकी कुछ छेड़ियाँ तो इतनी छोटी ऊंची हैं कि जो लगभग 500-600 फीट ही ऊंचाई है इनकी छेड़ियों की। इसीलिए ये कई कट छट गया पर्वत, तो अब पहाड़ियाँ बची हैं, पर्वत नहीं बचाइए, तो पहाड़ियों के क्रम में ये रह गया। हालांकि अभी भी उसको अरावली पर्वत ही बोलते हैं, क्योंकि कई जगह पर ऊंचाई इसकी अभी है, बट कई जगह पर ऊंचाई इसकी बहुत कम हो गई है, ठीक है। उसका रीज़न हम लोग जानेंगे। तो जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ, अब इसका मैं दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट अलग कलर से लिख रहा हूँ। यहाँ ये चीज़ याद रखना, प्री कैम्ब्रियन, ये दोस्तों ये पॉइंट याद रखना। यह प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से निर्मित अत्यधिक प्राचीन पर्वतमाला, अत्यधिक प्राचीन पर्वत है ना, पर्वत है। यानी है, देखो अभी भी इसको हमने बताया कि पर्वत ही बोलते हैं। हालांकि बुकों में कहीं जो अच्छी बुक आप पढ़ेंगे वहाँ पहाड़ियाँ लिखा होता है, अरावली पहाड़ियाँ लिखा होता है, इसलिए मैंने पहाड़ियाँ हेडिंग डाली है। बट ये पर्वत है, ये अब छोटा रहेगा क्योंकि इसका कुछ भाग जो है बहुत नीचा हो गया, बहुत अपर्दन इसका हो गया है, ठीक है ना। इस वजह से यह पहाड़ी क्रम में इसको दिखता है कहीं, तो इसलिए यह प्री कैम्ब्रियन काल का, ये याद रखना है आप लोगों को, ये याद रखना है दोस्तों। ये चीज़, ये मैं जो बॉक्स में इसको कर रहा हूँ आपको दोस्तों, ये लिख, यह प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से निर्मित अत्यधिक प्राचीन पर्वत है, ठीक। फिर इसी क्रम में दोस्तों देखो, अब इसमें तीसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है, एक चीज़ बता दे रहे हैं, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन काल होते हैं इसमें दोस्तों, ठीक है, चट्टान, ये और ये लिख दे रहा हूँ, इसमें देखो लिख दे रहा हूँ, इसी में मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। पर्वत यानी अगर पर्वत में अगर बात करें तो ये सबसे प्राचीन पर्वत है, यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। यानी यह हिमालय से भी, हमने बताया हिमालय से भी पुराना, भारत में सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ था, ठीक है ना। दूसरा सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, और यह मोरदार, देखो अब चौथा इसमें पॉइंट लिखना है, यह
मोड़दार यानी वलित पर्वत, लिखो यह वलित, वलित का हमने मतलब समझा रखा कि वलित पर्वत या वलित तथा दोस्तों तथा या वलित तथा अवशिष्ट, दोनों चीज याद रखना है। अवशिष्ट, अभी मैं अवशिष्ट का मतलब समझा रहा हूं। अवशिष्ट, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, का उदाहरण है। क्या है दोस्तों? यह वलित तथा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोस्तों। ये तीन चीजें जो मैंने लिखाई हैं, जिनको मैं अभी बॉक्स में कर रहा हूं, एक तो ये दो, एक ऊपर ये है, दूसरा ये जिनको मैं बॉक्स में कर रहा हूं, उनको आपको याद रखना है, उनको बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ये सबसे प्राचीन, किसकी? भारत की पर्वत में, पर्वत के क्रम में सबसे प्राचीन है, पर्वतों में सबसे प्राचीन पर्वत ये है। तो दोस्तों इसमें 4 पॉइंट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता रखे हैं कि पहला क्या बताया मैंने, जैसे कि यह प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से निर्मित अत्यधिक प्राचीन पर्वत है। तो ये प्री कैम्ब्रियन काल का चट्टान पर्वत है। अब वो प्री कैम्ब्रियन काल को कैसे डिसाइड करते हैं दोस्तों, वो हम लोग फिजिकल पार्ट पढ़ेंगे, जिस दिन फिजिकल ज्योग्राफी शुरू करेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ते हैं इसको, ये सब चीज़ें। बट यहाँ पे आपको दिक्कत ना आए, इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि आपको थोड़े टर्म कम यूज़ करता हूँ, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में आपको कुछ कुछ चीज़ें जो है ना, जब फिजिकल पढ़ लेंगे ना, देखिए यहाँ पे दिक्कत आपको कुछ नहीं आ रही, बस खाली एक पॉइंट याद रखना कि प्री कैम्ब्रियन काल का है, ठीक है ना। ऐसे बहुत से पर्वत हुए हैं जो प्री कैम्ब्रियन काल में बने हुए हैं, ठीक है। उन्हीं में से एक अरावली पर्वत है जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। और फिर इसके बाद मैंने बताया भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, तो सब प्री कैम्ब्रियन काल में बना, तो जाहिर से वो सबसे प्राचीन हो गया। दूसरी बात, यह वलित तथा अवशिष्ट। अब देखो अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं। देखो क्या हुआ था, जब इसका निर्माण हुआ था, या जब ये युवा अवस्था में था, तब ये इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी। कितनी ऊंचाई? हिमालय से भी ज़्यादा ऊंचा था। फिर क्या हुआ, इसमें अपरदन हुआ, क्योंकि बहुत पुराना है। तो देखो यंग अवस्था के बाद एक बार क्या हो रहा है, ओल्ड एज आने लगता है। इंसान के साथ भी क्या होता है, उम्र के साथ उसकी धीरे धीरे उसकी जो पावर्स हैं या जो भी चीज़ें वो कम होने लगती है ना। तो इसी तरह ये हिमालय का क्या हुआ, इसका जो पर्वत है, मतलब जो अरावली पर्वत है, वो भी धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें अपरदन होने लगा। अपरदन नदियों द्वारा, कुछ हवा द्वारा इसका कुछ भी करने लगे, उसकी कुछ है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे क्या हुआ, ये अवशिष्ट बचा। यानी जो ये मूल रूप में था, अब वो मूल रूप में नहीं है, बल्कि एक अवशिष्ट के रूप में रह गया है। समझ रहे हैं तो उसको मेरे, मतलब मूल रूप में जैसा था वो पहला नहीं है। अभी जैसे हिमालय है, हिमालय अभी निर्माण की प्रक्रिया में है, क्योंकि हिमालय एक ऐसी जगह पर निर्मित हुआ है जहाँ पे 2 प्लेटें अंदर जा रही, और तो जब तक 2 प्लेटें को जाने का क्रम है ना, धसाओं का क्रम, एक प्लेट ऊपर चढ़ रही है दूसरी नीचे, जब तक ये क्रम चलता रहेगा तब तक हिमालय का निर्माण शुरू होता, मतलब बनता रहेगा। जब ये 2 प्लेटें एक दूसरे में विलीन हो जाएंगी, फिर जब इनका अपसरण होना बंद हो जाएगा, तब ये हिमालय का निर्माण भी बंद हो जाएगा। और जब हिमालय का निर्माण बंद होगा तो धीरे धीरे फिर क्या होगा, उसका भी विखंडन शुरू हो जाएगा। कुछ समय बाद हिमालय भी, कुछ सालों बाद, हजारों साल लगेंगे, ऐसा नहीं कि 1-2 साल में ही। तो ऐसे ये था कि ये पहले पर्वत हिमालय से ऊंचा था, फिर इसमें क्या हुआ कि इसमें अपरदन कार्य होने, जैसे नदियां हैं, हवाएं हैं, ये सारी अपरदन का कार्य करती हैं। आपका सन जो है वो भी अपरदन का काम करता है। कैसे करता है वो हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे इसका विखंडन होने लगा। फिर इसकी हवा इसके कण को कहीं दूर ले जा रहे हैं, कहीं है ना, तो हम नदियां इसकी तो काट रही हैं, इसको काटने का काम कर रही हैं। तो इसे धीरे धीरे क्या हुआ, अब ये जो मूल रूप में था उस रूप में न रहकर एक अवशिष्ट की तरह रह गया। इसलिए अवशिष्ट, इसको इंग्लिश में रेसिडुअल पर्वत ही बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, रेसिडुअल पर्वत। तो यह वलित मोड़दार पर्वत का दोस्तों मैं बता चुका हूं कैसे बनता है, वही 2 पर्वतों के आपस में टकराने से, है ना, मतलब 2 प्लेटों के आपस टकराने से वलित पर्वत का निर्माण होता है। तो वलित पर्वत एवं अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ये इसके 4 पॉइंट हैं। अभी आप लोग ये लिखिए, जल्दी से आपको लिख लिए होंगे, है ना, लिख लिए ना दोस्तों, मिटा लो मैं इनको, ठीक है। मेरे साथ साथ जब मैं लिखाया करूँ आप लिखते चलिए, जब मैं समझाया करूँ तो आप लोग स्टॉप हो जाया करिए, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा एक पढ़ने का तरीका होता है। पीपीटी से पढ़ने से अच्छा है ना ऐसे ही पढ़ना चाहिए। पीपीटी में क्या होता है ना कि हमारा फोकस पीपीटी पे ज़्यादा रहता है, पढ़ाई पे कम रहता है, कि हम जल्दी जल्दी बस पीपीटी में क्या चीज़ लिखा है वो नोट कर लें। और जो टीचर जो होता है उसको वो समझाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो पीपीटी के अकॉर्डिंग समझाता है। अब यहाँ पे हम वहाँ पे क्या होता है, एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दे पाता चीज़, बट यहाँ पे क्या है, हम आपको वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक इससे रिलेटेड चीज़ें जो रहेंगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसके बाद हम फिर इसको मिटाते हैं। इसका अब 5वां पॉइंट इसमें लिखना है। इसमें एक पॉइंट और जरूरी है, वो राजस्थान के स्टेट के लोगों के लिए जरूरी है। अगर राजस्थान का कोई बच्चा अगर देख रहा हो मेरे यहाँ दोस्त मेरा अगर, तो उसके लिए एक फैक्ट मैं बता देता हूँ, आप क्या उसमें पढ़ना है। तो देखिए इसका 5वां पॉइंट दोस्तों लिखना है इसमें, ठीक है ना। 5वां पॉइंट क्या है इसका, तो उसको लिखना है दोस्तों, सॉरी 5वां पॉइंट लिखना है, गुरु शिखर।
इसमें लिखना है गुरु शिखर, लिखो दोस्तों, गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर माउंट आबू पर्वत पर स्थित इसकी, यानी देखो गुरु शिखर माउंट आबू पर्वत पर स्थित अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर माउंट आबू पर्वत पर स्थित अरावली की सबसे ऊंची चोटी। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? आप लोग ये देखिए, गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। अब दोस्तों आप लोग का नहीं, जो राजस्थान स्टेट पीसीएस है ना, जिनको राजस्थान स्टेट पीसीएस अगर देखना हो तो उनको क्या करना है, गुरु शिखर की कितनी ऊंचाई है ये भी याद करना है, क्योंकि स्टेट पीसीएस में हो सकता है उसकी ऊंचाई पूछ ले, बट अदर स्टेट के लिए जरूरी नहीं है। अदर स्टेट को बस इतना ही जरूरी है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर, बस इतना याद रखना। अब ये माउंट आबू, ये क्यों जुड़ के आ गया इसका? ये कोई देखो, किताब लिखने वाला या कोई भी चीज़ होता है वो अन्यथा कोई चीज़ नहीं लिखता है। कुछ चीज़ जो अगर उससे रिलेटेड कोई चीज़ है तो उसका इतिहास में कोई ना कोई रोल रहा होता है। तो ऐसे जैसे माउंट आबू की मैं बात करता हूँ, ये जैन धर्म से संबंधित एक बहुत बड़ा केंद्र है, ये मठ है, यहाँ पे जो है एक मठ है जैन धर्म से संबंधित, ठीक है ना। तो इसको याद रखना कि माउंट आबू, कभी पूछ ले कि माउंट आबू किस संदर्भ से मतलब रिलेटेड है, तो आपको याद रखना ये जैन धर्म से रिलेटेड है और जैन धर्म का ये मठ है, ठीक दोस्तों। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखनी थी, गुरु शिखर माउंट आबू पर्वत पर स्थित अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। ये आपको इस जगह पे 5 पॉइंट लिखने थे। बाकी मैंने एक जो अरावली से संबंधित, एक देखो अगर बात करें तो अरावली जो है, देखो ये है राजस्थान, ये अरावली पर्वत जो है राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती थी। तो अगर इस वाले पार्ट को देखो, अरावली का ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, ये शुष्क क्षेत्र होता है, यानी ये मरु क्षेत्र होता है ना, मरु अर्ध शुष्क और शुष्क होती है। तो यहाँ पे कुछ फसल जो होती है वो उगाई नहीं जा पाती, क्योंकि यहाँ पानी की बहुत ही ज़्यादा लो डेंसिटी होती है, यानी बहुत कम मात्रा होती है। बट इस इधर वाले क्षेत्र में है ना, इसके ईस्टर्न वाले पार्ट में, यानी इसके पूर्वी वाले भाग में क्या होता है, जो कुछ मतलब जैसे कभी फसलों का, जैसे मोटे अनाज हैं या ज्वार हैं जो राजस्थान में सुनते हैं, तो वो इसी एरिया में उगाए जाते हैं। यानी ये वाला एरिया जो थोड़ा उपजाऊ है, आप इसमें अगर खाद वाद डाल के और पानी की मात्रा अगर करके तो आप इसमें फसल उगा सकते हैं। तो ये चीज़ है, आपको इतनी चीज़ें आपको याद रखनी थी दोस्तों। ये 5 पॉइंट आपको इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस को आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं इसको मिटालता हूँ और इसके क्रम में फिर हम लोग आगे वाले पर्वत पे आप जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं दोस्तों अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत पर, ठीक है दोस्तों। अब विंध्याचल आपको लोकेशन दिख रही होगी, आपको ऐसे मैप बना लेना चाहिए था, नाम भले आप बस थोड़ा मैंने छोटा छोटा लिख दिया, आप अपने पेन से जब बनाएंगे तो मैप बड़ा बनाइएगा, उसको ऐसे ही बना लीजिएगा, ठीक दोस्तों। तो अब मैं जैसे अगर बात करूँ दूसरी, अगर मैं बात करूँ विंध्याचल पर्वत, या इसको विंध्य पर्वत भी बोलते हैं, विंध्याचल, विंध्य भी बोलते हैं पर्वत, ठीक दोस्तों। ये हमारा अगला है, इसके बारे में देखो क्या पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट कि यह कहाँ पे स्थित है ना, जैसे हम लोग अरावली को जाना है तो सबसे पहले वही उसी को भी जानेंगे कहाँ पर है। तो जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जो है, यह नर्मदा नदी के उत्तर, अभी देखो मैं अभी दिखाता हूँ आपके, नर्मदा, मैं जो पॉइंट यहाँ लिखाता हूँ ना दोस्तों, वो यहाँ पे होता है, उसी से संबंधित चीज़ें वैसे ही आपको करना है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो इससे रिलेट करके पढ़िएगा, एक पॉइंट के थ्रू पे मत देखिएगा इसको, ठीक है ना। यह नर्मदा नदी के उत्तर, यह नर्मदा नदी के उत्तर में उसके समानांतर, उत्तर में उसके समानांतर पश्चिम से पूर्व तक विस्तृत है, पश्चिम से पूर्व विस्तृत है, उसके समानांतर पश्चिम से पूर्व विस्तृत है।
या नर्मदा नदी के उत्तर में उसके समानांतर पश्चिम से पूर्व विस्तृत है। देखो अगर मैं बात ये इसको मैं मिटा लूँ दोस्तों, सतपुड़ा को, ये जो लिखा है बीच में, अभी जब हम लोग नदियाँ पढ़ेंगे तब इसी क्रम में नर्मदा जानेंगे कि नर्मदा नदी का क्या। अब ये विंध्याचल है दोस्तों, ये जो है ये दोस्तों विंध्याचल है, ठीक है ना। अब क्या होता है, नर्मदा नदी यहीं पर एक क्या होती है, यहाँ से एक भ्रंश घाटी बनाती और यहाँ से होकर ऐसे बहती, ऐसे ऐसे बहती है और आपसागर में गिर जाती। तो अब देखो नर्मदा नदी के उत्तर में है ये, और देखो इसके समानांतर भी है, यानी नर्मदा नदी के उत्तर में भी है और उसके समानांतर भी है। तो यही पॉइंट मैंने लिखा है, ये नर्मदा नदी के उत्तर में एवं उसके समानांतर पश्चिम से पूरब स्थित है। अब ये जानो कहाँ से कहाँ तक, मतलब मेन अगर लिखें किस स्टेट से ज़्यादा, तो यह गुजरात के, या गुजरात के, अब मैं जो यहाँ पे पॉइंट लिखाने जा रहा हूँ आपको किसी बुक में नहीं लिखेगा मिलेगा, यह गुजरात के जोबट से शुरू होकर या गुजरात के जोबट से शुरू होकर, जो बट है ना, ठीक है, जोबट शुरू होकर, गुजरात के जोबट शुरू होकर 1200 किलोमीटर की लंबाई के साथ, 1200 किलोमीटर की लंबाई के साथ बिहार, ये याद रखना, बिहार के सासाराम, ये याद रखना, बिहार के सासाराम तक विस्तृत है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तक विस्तृत है। तो नर्मदा नदी के उत्तर में उसके समानांतर पश्चिम से पूरब विस्तृत है। एक तो वो लोकेशंस हो गया कि मतलब कहाँ पे अगर देखना, तो फिर अगर पॉइंट देखें किस स्टेट से होते, तो यह गुजरात के जोबट से प्रारंभ शुरू होकर 1200 किलोमीटर की लंबाई के साथ बिहार के सासाराम तक विस्तृत है, ठीक है ना। यानी गुजरात से लेकर बिहार, इसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, थोड़ा महाराष्ट्र भी टच करता है, फिर इसके बाद बिहार है ना, झारखंड भी होके जाता है, झारखंड बिहार ये सारी चीज़ें टच करता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है दोस्तों। इसमें देखो तीसरा पॉइंट क्या लिखना है, इसमें एक चीज़ जानने में, इसमें लिख लेना है भारनेर, कैमूर पहाड़ियाँ इसी का हिस्सा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, भारनेर एवं कैमूर पहाड़ियाँ, भारनेर एवं कैमूर पहाड़ियाँ इसी का हिस्सा है। तो आपको दोस्तों क्या करना है, ये भारनेर और कैमूर किस किस स्टेट में, आपको ये याद करना, ये आपको देखना है बस, खाली कुछ नहीं करना, आपको ढूंढना है। ये वर्क है आपका, मैं बता दूंगा, बट आपको भी कुछ वर्क करना है, डेली मैं कुछ वर्क दूंगा, आपको करना है। तो भारनेर एवं कैमूर पहाड़ियाँ इसी का हिस्सा है। तो एक तो ये इसी का भाग यानी विंध्याचल पर्वत, बट ये है किस स्टेट में, आपको ये काम है, ठीक है दोस्तों। ये 2 पॉइंट हो गया, ये सॉरी तीसरा पॉइंट है दोस्तों। ये अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं ये ऊपर वाला पॉइंट निकाल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लिया होगा दोस्तों, साथ में लिखते भी चलना है ना। तो चौथा पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जान लीजिए क्या होता है, क्या है दोस्तों। देखो चौथा पॉइंट, ये भी मिटा दे रहा हूँ, दूसरा ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। चौथा पॉइंट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, देखो चौथा पॉइंट इसमें क्या लिखना है, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत की नदियों एवं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बीच जल विभाजक के रूप, क्या लिख रहा है, विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत की नदियों एवं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। देखो
अगर देखें तो ये विंध्याचल है, इसी के ऊपर जैसे गंगा नदी देखो यहाँ निकलती है, ये इसी के ऊपर है। तो उत्तर भारत की नदियाँ कौन सी, जैसे गंगा है, सिंध है ना, सिंधु है, सिंधी की सहायक नदी है जैसे सतलज है, और ये और फिर इधर तो ये जो जैसे ये वाला पोर्शन है, यानी गंगा नदी मेनली तो गंगा नदी है इसका। तो गंगा नदी के जो ऊपर की जितनी नदियाँ हैं, मतलब जो विंध्याचल की जितनी ऊपर की नदियाँ हैं वो सारी आप देखेंगे तो सब जाके गंगा या किसी गंगा की सहायक नदियों में जाके मिल जाती हैं। तो जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं एवं दक्षिण भारत, ये अगर जैसे प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण भारत में कौन सी, जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, बेगई है ना, ठीक है, तुंगभद्रा, कृष्ण और भी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी नदियाँ इसके नीचे हैं, यानी देखो अब ये बीच में है तो इसके नीचे का अगर जो देखें तो प्रायद्वीप है, ये पूरा मैंने बताया ये प्रायद्वीप है, ये भी हालांकि ये भी प्रायद्वीप का ही भाग है, बट इसके नीचे देखो, इसके नीचे होती है नदियाँ और इसके उत्तर में जो होती है गंगा की नदियाँ। तो ये समझ में आ गया। तो यही पॉइंट मैंने दिखाया कि विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत की नदियों एवं प्रायद्वीप भारत की नदियों के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करती है, जल विभाजक के रूप में कार्य करती है, ठीक है। तो आप समझ में आ गया पॉइंट कि ये इसके उत्तर में गंगा नदी है, उसकी सहायक नदी है, वो सब जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बट इसके उत्तर में। और इसी के जस्ट नीचे अगर जाओगे तो प्रायद्वीप भारत की नदियाँ मिलेंगी। देखो दोनों के बीच में जल, ऊपर की नदियाँ गंगा में मिलती है, नीचे की नदियाँ जाके अलग है। तो इसी अब फिर मैंने अगर इसमें एक पॉइंट और समझना, देखो इसी के नीचे अगर जो हम लोग दक्कन बोलते हैं ना, कभी अब जब हिस्ट्री पढ़िएगा तो दक्कन जब आप पढ़ेंगे तो दक्कन इसी के जस्ट नीचे का पॉइंट होता है, और वो कहाँ तक होता है, कृष्णा नदी तक। अभी आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री तो लिखा होता है कि दक्कन है ना, औरंगजेब जो है दक्कन पे कब्जा करना चाहता था, ठीक है, दक्कन पे उसने आक्रमण की। तो आगे जैसे बात करें देखो तो दक्कन क्या होता है, विंध्याचल के जस्ट नीचे से लेकर कृष्णा नदी के बीच वाला क्षेत्र जो होता है, यहाँ से ये वाला जो क्षेत्र उसको दक्कन बोलते हैं। और ये जो होता है इसको सुदूर दक्षिण, कभी अगर पढ़ा होगा तो सुदूर दक्षिण, तो सुदूर दक्षिण कृष्णा नदी के नीचे है। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, वो सब सोचते हैं कि दक्कन पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा साउथ तक है, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री के टर्म में अगर दक्कन देखोगे तो विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र था उसको दक्कन बोलते थे, और कृष्णा नदी से जस्ट नीचे का जो नीचे साउथ का जितना भी एरिया बचा था उसको सुदूर दक्षिण में आपने पढ़ा होगा चोल चेर पांड्य, पढ़ते हैं ना आप लोग, संगम कालीन जो राज्य, तो वो यहीं थे सुदूर दक्षिण, इसी के लोग उनको सुदूर दक्षिण कहा जाता है, राज्य बोला जाता था। तो ये 5 पॉइंट है दोस्तों। मैं ज्योग्राफी के साथ में आपको हर चीज़ बताऊंगा, पॉलिटी जो भी रिलेटेड रहेगा संबंधित सब आपको बताता रहूँगा, ताकि आपका ऐसा ना लगे कि इसी सब्जेक्ट से है ना पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप समझ में आएगा कि दक्कन जो भी विंध्याचल पर्वत है इसके बारे में सब सारी चीज़ें हो गई होंगी दोस्तों। तो इसको मैं मिटालता हूँ दोस्तों, ये आपका हो गया होगा सारा काम। आप देखिए इसके बाद क्या आ रहा है दोस्तों, आप बताइए आप खुद ही। इसका दोस्तों क्या है, सतपुड़ा। तो सतपुड़ा के बारे में जानना वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आया भी है। विंध्याचल से आज तक कुछ नहीं आया, बट इसका भारनेर एंड कैमूर पहाड़ियाँ शायद पूछ सकती हैं किस राज्य में है, ये आपका काम है, ढूंढ के लाना है, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई ऊंची चोटी नहीं है, तो इसलिए मैंने बताया दोस्तों। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो अब हम सतपुड़ा पढ़ते हैं। एक बार मैं देख लूँ सर दोस्तों कि सही चल रहा है कि नहीं, बस और कुछ नहीं है। तो दोस्तों अब आते हैं हम लोग अपने काम फिर से, ठीक है ना। अब हम आते हैं सतपुड़ा पे दोस्तों। तो देखिए सतपुड़ा पर्वत, ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत। देखो इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है यह राज पिपला की पहाड़ियों से प्रारंभ होकर, की पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव एवं मेकाले पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी सीमा तक विस्तृत है। छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी सीमा तक विस्तृत है, या राजपिपला पहाड़ियों के
से प्रारंभ होकर महादेव एवं मेकाले पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी सीमा तक विस्तृत है। ये देखो यहाँ पे है राजपीपला, इसके बाद में यहाँ जाते हुए ये अब जाता है आपके कहाँ तक, छोटा नागपुर के पठार के पश्चिमी सीमा तक। तो आपको ये चीज़ है, इसमें ये पॉइंट तो है ही इंपॉर्टेंट। बस इसका एक चीज़ याद रखना है, क्वेश्चन आपको पूछेगा कैसे। देखो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये मैं बना रहा हूँ सतपुड़ा, आप लोग इसको बस ध्यान से देखिएगा। मैं जैसे ये बना रहा हूँ सतपुड़ा, ये मैंने इसकी 3 पहाड़ियाँ बना दी। ये अब मैं जैसा पॉइंट बना रहा हूँ आपको वैसा ही इसमें बनाना है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ ताकि आप लोग भी लिख सकेंगे इसके, ठीक है। इसमें जैसे मैं बना रहा हूँ उसको आपको में साथ में बनाना है आपको। ये हो गया, ये हो गया दोस्तों, ये हो गया। ये मान लीजिए सतपुड़ा ऐसे फैला है, तो सतपुड़ा का ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं राजपीपला, राजपीपला, ठीक है। इसको राजपीपला पहाड़ियाँ में नीचे लिख, ये राजपीपला पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ आप लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप इसको बोलते हैं दोस्तों महादेव, महादेव पहाड़ पर्वत, महादेव पहाड़ी, ठीक है। इसको बोलते हैं दोस्तों मेकाले पर्वत, मेकाले पर्वत। ये महादेव पर्वत, राजपीपला पर्वत और मेकाले पर्वत, यानी ये राजपीपला पर्वत या पहाड़ी बोलो, ये महादेव पर्वत और ये मेकाले पर्वत, इन तीनों का संयुक्त रूप हो जो है उसको बोलते हैं सतपुड़ा। राजपीपला, महादेव एवं पर्वत। इसी क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आपसे, मान लीजिए आपको यही चीज़ें दे देंगे, जैसे कि अगर मैं बात क्वेश्चन जैसे मैं बनाना कि अगर मैं बनाऊं तो देखो कैसे बनेगा। तो जैसे कि देखो यहीं नीचे दे दे रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे कि उसने लिखा 1, ठीक है ना, 1 लिखा उसने और लिख दिया महादेव, ठीक दोस्तों। फिर उसने पेपर लिखा 2, पेपर वाले ना, ठीक है, पेपर बनाएंगे जैसे, फिर लिखेगा राजपीपला, राजपीपला, ठीक दोस्तों। फिर तीसरा इसमें कर देंगे उस लोग क्या कर देंगे, मेकाले, ठीक दोस्तों, मेकाले दे देंगे। अब वो करेंगे उपरोक्त, है ना, उपरोक्त पर्वत श्रृंखलाओं को या पर्वत श्रेणियों को पश्चिम से पूरब की ओर क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करें। क्या लिखना है, उपरोक्त पहाड़ियों को पश्चिम से पूरब की ओर क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करें। अब उसने ए बनाया और बनाया उसने ए ऑप्शन में, तो उसने पहले लिख दिया 2 1 3। फिर इसने दोस्तों 2 बी बनाया और बी बनाया, तो बी बनाने उसने क्या लिख दिया उसने जैसे 3 2 1 लिख दिया। फिर उसने सी बनाया दोस्तों, तो उन्होंने लिख दिया, ठीक है ना। फिर उन्होंने लिख दिया जैसे कि अगर 1, यानी उसने जैसे फिर उन्होंने लिखा कि 1 2 3 लिख दिया, सी ये हो गया। फिर डी उन्होंने जैसे दे दिया कि 2 3 और 1। अब इसमें से आपको बताना है सही कौन सा रहेगा। तो आपको जब तक ये ऐसे नहीं पता होगा, बुक में तो लिखा रहता है कि राजपीपला महादेव मेकाले, वो ठीक है, बट आपको ऐसे नहीं पता होगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए आपको ऐसे ही बना लेना और ऐसे ही लिख लेना इसी के नीचे, राजपीपला पर्वत, महादेव पर्वत, मेकाले पर्वत। तो ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट पहुंचे, चाहे ईस्ट से वेस्ट, तीनों आप क्वेश्चन बना लेंगे। क्वेश्चन बन जाएगा ना आपसे। जैसे कि इसमें बात करते हो, देखो क्या होगा इसमें, देखो पहले आपका क्या है राजपीपला, तो राजपीपला पहले किसमें 2 यहाँ पर है। फिर आपके बाद देखिए 2 से महादेव, यानी ये वाला आ जाएगा। फिर क्या होगा, मेकाले ये, तो यानी इसमें पहला ही सही होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अगर फिर इसी को क्रम उल्टा पूछ सकता है, शायद वो दे देखिए पूरब से पश्चिम क्रमबद्ध कीजिए, अभी मैंने पश्चिम से पूरब दिया था। तो ये आपको इसीलिए याद रखना कि ये ऐसे बना लेना, ऐसे रख लेना है, ठीक है ना। ये सतपुड़ा का ही भाग है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखाया है। कोई भी बिना इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नहीं लिखाऊंगा मैं, ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, है ना। इसके बारे में क्या लिखना है, इसके बारे में दूसरा पॉइंट लिखना है, यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसी को हिंदी में खंड पर्वत बोलते हैं दोस्तों, खंड पर्वत लिखा होता है, ठीक है, खंड पर्वत। तो यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। दूसरा पॉइंट तो ये हो गया, इसके बारे में समझ में आ गया होगा ना, ठीक दोस्तों। दूसरा पॉइंट ये लिखना है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अब देखिए मैं इसको मिटाता हूँ, इसमें फिर अब 1 पॉइंट 2 पॉइंट और इसमें लिखने हैं इंपॉर्टेंट इसमें। अब देखो, अब लिखना है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसके बाद में तीसरा पॉइंट इसका लिखना है, तीसरा पॉइंट
इसका सबसे लिखना है धूपगढ़। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो महादेव पर्वत पर स्थित है। महादेव पर्वत पर स्थित है। ये याद है ना, धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है जो महादेव पर्वत पर स्थित है। अब ये महादेव पर्वत, ये है ना महादेव पर्वत, इस पर स्थित है। ठीक दोस्तों, तो धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है जो महादेव पर्वत पर स्थित है। फिर इसी में लिखना है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट दोस्तों क्या है, इसमें चौथा पॉइंट जैसे अगर लिखना है तो इसमें चौथा पॉइंट क्या बनेगा दोस्तों, अमरकंटक। ये याद रखना है क्योंकि अमरकंटक पूछा जा चुका है कि किस पर्वत पर है, तो मेकाले पर्वत पर है सतपुड़ा के। तो अमरकंटक सतपुड़ा की, यानी मैं लिख दे रहा हूं इसकी, यानी किसकी, सतपुड़ा की, इसकी आप इसकी जगह पे क्या लिखना है आपको, सतपुड़ा। और अमरकंटक सतपुड़ा की दूसरी ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी ऊंची चोटी, सबसे न लिखो, दूसरी ऊंची चोटी सबसे लिख दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाए। दूसरी ऊंची चोटी है, चोटी है जो मेकाले पर्वत पर है। कहां पर है दोस्तों, मेकाले पर्वत पर है। ठीक दोस्तों, तो अमरकंटक इसकी दूसरी ऊंची चोटी है जो मेकाले पर्वत पर है। ये याद रखना। तो ये अमरकंटक कहां पर, मेकाले पर, और धूपगढ़ कहां पर है, वो महादेव पर है। ठीक दोस्तों, महादेव पर्वत पर है, तो ये याद रखना है। और एक इसमें पॉइंट आपको और लिखना है, क्या लिखना है, मैं जो बोल रहा हूं लिखना है, अमरकंटक पर्वत से ही नर्मदा एवं सोन नदियों का उद्गम होता है। ये लिखना है आपको, अमरकंटक पर्वत से ही या अमरकंटक चोटी से ही, वो पर्वत ही चोटी है ना, यानी अमरकंटक से ही नर्मदा एवं कौन सी, सोन नदियों का उद्गम होता है। ये याद रखना है, अमरकंटक से ही नर्मदा एवं सोन नदियों का उद्गम होता है। ये आपका पॉइंट रहेगा। कौन सा रहेगा दोस्तों, पांचवा पॉइंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद इसका समापन होता है। ठीक दोस्तों, तो अब ये हो गया हमारा पॉइंट खत्म। ठीक है दोस्तों, ठीक दोस्तों, तो अब आज की क्लास दोस्तों हम यहीं रोकते हैं, टाइम हो चुका है आज। ठीक है, तो बाकी इसके आगे का हम लोग कल करेंगे दोस्तों, जो बचा हुआ पार्ट है फिर। ठीक है, इसमें लगभग अभी 2 क्लासेस और लगेंगी, बस ज़्यादा नहीं, 2 क्लासेस में पूरा आपका मैं सोच रहा हूँ ना होल कवर हो जाए, आपको इसके बाद कहीं पढ़ना ना पड़े। इस वजह से वरना मैं ना इसको कहाँ पे क्या चीज़ स्किप कर देता आपको पता नहीं चलता। ठीक है ना, बट मैं चाहता हूँ कि आपको पूरी अच्छे से जानकारी मिले कि एक बार आप यहाँ से पढ़ लें एक बार, फिर दोबारा आपको कहीं से पढ़ना ना पड़े। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग कल मिलते हैं। हाँ दोस्तों, जो भी मेरे वीडियो में अगर नया जुड़ा हो तो उसका क्या काम है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वीडियो को तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों चैनल को। ठीक है, और दूसरा घंटी दबा दें उस पर बटन, तो ताकि मैं कोई भी अगर नई वीडियो डालता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ताकि आपको टाइम से चीज़ें मिलती रहे। ठीक दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा। अलविदा, बाय। हाँ, और दूसरों को शेयर करना ना भूलें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग